Hello, everyone, and I warmly welcome to my channel, Informatics Law. I'm glad to have you here, and I hope you're ready to learn something important and interesting today. So, आज का जो टॉपिक है that is application and subject matter of private international law. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था about what is private international law, how is it different from public international law, और आज का जो टॉपिक है वो बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. So this is a very important branch of law, as I have told, because it deals with legal problem that involve a foreign element such as people, property, contract or marriages connected to more than one country. तो जिस प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया, जैसे कि फॉरेन एलिमेंट का मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है और उसमें दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होना जरूरी है. उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिजेस. सिर्फ यही कुछ जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की सब्जेक्ट मैटर बन सकता है. इसके अलावा अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के डिस्प्यूट नहीं होता है. और जो डिस्प्यूट्स अभी हमने बताया, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैरिजेस हो गया, सिर्फ यही डिस्प्यूट्स सब्जेक्ट मैटर बन सकता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का. एंड ऑब्वियसली जो सबसे मेन दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर जो है दैट इज वन, द फॉरेन एलिमेंट. फॉरेन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन मोर देन वन कंट्री इज इन्वॉल्व, है ना, एक से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज अगर इन्वॉल्व है किसी भी मैटर में तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनता है. एंड सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि वो जो डिस्प्यूट है वो दो प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में हो. अब अगर दो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, अगर स्टेट का होता है तो फिर वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं बनेगा, वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनेगा. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कौन से डिस्प्यूट्स प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनता है. जैसे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स है. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये बिटवीन पार्टीज होना चाहिए, वन इंडिविजुअल पार्टी टू अनदर इंडिविजुअल पार्टी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. इट मे बी कंपनीज भी इसमें आ सकता है, बट वो दो अलग अलग नेशंस की होना चाहिए. अब जैसे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल कंपनी ए कंपनी बी या इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. इंडिविजुअल ए जो है वो इंडियन सिटीजन है एंड इंडिविजुअल बी जो है वो लेट्स टेक एन एग्जांपल दुबई की सिटीजन है. एंड दोनों की जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो श्रीलंका में होता है. एंड इसमें फॉरेन एलिमेंट क्या क्या है? अब तीन कंट्रीज इन्वॉल्व है. इंडिया इन्वॉल्व है क्योंकि पर्सन ए इंडिया से बिलोंग करता है. नेक्स्ट दुबई, जिसे पर्सन बी दुबई से बिलोंग करता है. एंड थर्ड श्रीलंका, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया गया था. नाउ ऐसे चीजों में क्या है, वो प्राइवेट इंटरनेशनल की सब्जेक्ट मैटर बन जाता है. नेक्स्टली क्या है कि फैमिली लॉ मैटर्स, जैसे इश्यूज रिलेटिंग टू मैरिज हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, चाइल्ड कस्टडी हो सकता है, एडॉप्शन हो सकता है, मेंटेनेंस एंड इन्वॉल्विंग डिफरेंट जुरिस्डिक्शन. आप कह सकते हो कि सर ये फैमिली मैटर्स कब से प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बन गया? फैमिली लॉ तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए जो जितने भी लोकल लॉज है वो लोकल लॉज फैमिली मैटर्स की डिस्प्यूट देखते हैं. यू आर राइट कि फैमिली की कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, जैसे मेंटेनेंस रिलेटेड हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, गार्जियनशिप हो गया, तो इसके लिए हमारे पास कोडिफाइड लॉज है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट है, गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट है, राइट. हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है. तो वो सारे क्या है कि उन लोगों के लिए अगर कोई डिस्प्यूट्स बिटवीन टू इंडियन इंडिविजुअल्स अराइजिंग इन इंडिया हो रहा है, ओके तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो सारे जो कोडिफाइड लॉज है जो इंडिया का है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब इंडिविजुअल जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया में वो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है. बट व्हाट इफ अगर वो डिस्प्यूट दो पर्सन के बीच में हो रहा है एंड बोथ आर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, है ना, दैट इज सिटीजन और रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, राइट.
तो सिर्फ हमेशा सिटीजनशिप से भी नहीं होता है, रेसिडेंस से भी होता है, क्योंकि कई कई जगह में क्या होता है कि आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री बट आई बिकेम अ रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज क्या होता है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स के लिए अगर किसी कंट्री में रह जाते हैं तो उधर की जो कानून है, उधर की कानून की भी आप हेल्प ले सकते हो। लेट्स फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप मान लो कि इंडिया के बाहर आपने 10 साल यूएस में रहा, तो अगर मान लो कि मेंटेनेंस का कोई केस अगर आपको करना है तो आप अमेरिकन कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हो, राइट। सो कोई भी फैमिली लॉ डिस्प्यूट्स है रिलेटिंग टू टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट, और वो दो डिफरेंट फॉरेन नेशंस की है, तो ये जो डिस्प्यूट है ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की सब्जेक्ट मैटर में आता है। जैसे प्रॉपर्टी एंड सक्सेशन का भी मैंने बात किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी की प्रॉपर्टी यूएस में है या फ्रांस में है लेकिन वो इंडियन सिटीजन है, तो अब इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? ओके, तो ये डिटरमाइन करते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ओके, कभी कभी टॉर्ट, जैसे फॉर एन एग्जांपल टॉर्ट का क्या एग्जांपल है? लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने किसी एक कंपनी को कुछ काम दिया है करने के लिए लेकिन उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, ओके, उसने कोई टॉर्टस से सिविल रॉन्ग कर दिया, तो उसके लिए क्या है, हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में जा सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट जो है वो भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट मैटर होता है। एंड लास्टली रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट। अब फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने भी कहा कि कोई प्रॉपर्टी है, मान के चलो वो यूएस में है, अब उस प्रॉपर्टी को एज अ सक्सेशन अगर इंडियन लॉज में लाना चाहते हैं या उसका हम बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पर्सन ए है जो मर जाता है एंड उनकी जो हेयर है वो मान के चलो कि यूएस कोर्ट में जाता है कि मिस्टर ए वाज माय फादर एंड आफ्टर हिज डेथ ऑल द प्रॉपर्टीज शुड बी अंडर द नेम ऑफ माइन, राइट। तो अगर वो कहते हैं कि ये सारे प्रॉपर्टीज मुझे मिलनी चाहिए और यूएस कोर्ट उसे ग्रांट कर देते हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे इंडिया में आना पड़ेगा, राइट। तो इन दैट केस क्या है कि तो इंडियन कोर्ट की एक लाइबिलिटी या आप कह सकते हो एक ड्यूटी बन जाता है कि ऐसे जजमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए इंडिया पे। तो ये भी एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की सब्जेक्ट मैटर है। ओके, नेक्स्ट, now let us understand the application of private international law. So it is applied when a legal dispute has connections with more than one country. ये बहुत important है। For example, if two people from different countries enter into a contract, or if a marriage, divorce, or a property dispute has a foreign element, private international law helps decide which law and which court should apply. तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का क्या काम है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को देखेगा एंड वो हेल्प करेगा कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए एंड कौन से कोर्ट के पास आपको जाना पड़े। इज दैट क्लियर? सो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वर्क्स बाय आंसरिंग थ्री बेसिक क्वेश्चन। अब ये थ्री बेसिक क्वेश्चंस क्या है कि विच कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन, राइट, कि कौन से कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, एंड उसके बाद क्या है कि चूजिंग द एप्लीकेबल लॉ, पहले वो जुरिस्डिक्शन को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कोर्ट हैज द ऑथोरिटी टू हियर द डिस्प्यूट, उसके बाद चूजिंग द एप्लीकेबल लॉ, डिसाइडिंग विच कंट्रीज लीगल सिस्टम गवर्न्स द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज, राइट, एंड विल, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एंड विल अ फॉरेन जजमेंट बी रिकॉग्नाइज्ड। अब इससे क्या है कि वो जो जजमेंट जो वो कोर्ट ने पास कर दिया तो क्या वो रिकॉग्नाइज्ड होगा, क्या वो एनफोर्स्ड होगा इन अनदर कंट्री। सो दिस आर द मेन थ्री क्वेश्चंस ऑफ द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इट्स सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो इट एक्ट्स लाइक अ गाइड फॉर कोर्ट्स व्हेन अ केस इज नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री। तो अगर ऐसे सिचुएशन में जब कोई भी केस सिर्फ वन कंट्री की जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड नहीं है, मल्टीपल कंट्री की जुरिस्डिक्शन पे डिपेंडेंट है, तो फिर ये एप्लीकेशन विल बी वेरी एसेंशियल। तो इससे क्या होगा कि इट प्रोवाइड्स लीगल सर्टेनिटी, प्रिवेंट्स कंफ्यूजन बिटवीन द डिफरेंट लीगल सिस्टम। ओके,
and helps protect the rights of people involved in international dispute. तो सबसे पहले क्या है, ये कंफ्यूजन दूर करेगा डिफरेंट लीगल सिस्टम का। हमें ऐसा नहीं है कि हमें यूएस की लॉज भी एप्लीकेबल करना है, हमें मान लो फ्रांस के लॉज भी एप्लीकेबल करना है, इंडिया के लॉज को भी हमें एप्लीकेबल करना है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम सिर्फ एक ही लीगल सिस्टम के हिसाब से हम जाएंगे और ये हमें हेल्प करेंगे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो इसमें क्या है कि हमें हर कंट्री में जाके एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। हम किसी एक ही कंट्री के पास जाएंगे और वो कंट्री क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन सी कंट्री की लॉ एप्लीकेबल होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो जजमेंट को पास करेगा। उसी जजमेंट की कॉपी को लेके हमें जो भी हमारा प्राइमरी कंट्री है, वो प्राइमरी कंट्री में लेने के बाद उस जजमेंट को बस हमें रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस, तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस, promotes harmony and cooperation between legal system. Okay, तो mutual respect, cooperation हो between two corporation, two legal system, तो इसके लिए private international law जरूरी है। फेयरनेस हो, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, क्लियर हो कि कौन से लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, क्यों जुरिस्डिक्शन अप्लाई हो रहा है, राइट। एंड ये सपोर्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल रिलेशंस, राइट। तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द राइट कोर्ट, कौन सा राइट कोर्ट है, राइट लॉ, कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, एंड ऑल्सो द रिकॉग्निशन ऑफ डिसीजन अक्रॉस बॉर्डर, मेकिंग इंटरनेशनल लीगल डीलिंग्स स्मूदर एंड फेयर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल इन्फॉर्मेटिक्स लॉ। एंड आगे की क्लासेस के लिए आई वेलकम यू, और इससे भी अच्छे हम वीडियोस लेकर आएंगे ताकि सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लियर नॉलेज हो। थैंक यू एवरीवन।